कैसा लगे अगर आप कहीं पहुंचें और लोग उठ के चले जाएं, जैसे वो आपका अपमान करना चाहते हों या आपकी हरकतों से नाखुश हों। कैसा लगेगा जब आपको सुनने के लिए ही न रेडी हों, आपकी सारी दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं जब एक खाली हॉल को, किंचित खाली हॉल को संबोधित करना पड़ता है। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ऐसा ही हुआ, जिस अमेरिका की पीठ पे सवार होके वो गजा में जंग छेड़ रहे थे, सेटलमेंट बना रहे थे, और घुमा घुमा के जब हवाई जहाज़ लेके वो न्यूयॉर्क पहुँचे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को संबोधित करने, तो राष्ट्राध्यक्षों की भीड़, या राष्ट्राध्यक्ष छोड़ दें तो राष्ट्र के नुमाइंदों की भीड़, तमाम देशों के नुमाइंदों की भीड़ सामने से उठ के चली गई और नेतन्याहू देखते रह गए, अपनी बातें कहे और चले गए। क्या कहा, हम आज इस पे बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे एक बहुत छोटे से देश की, देश का नाम है मोल्दोवा। यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने इसका जिक्र किया था एक आध दिन पहले, वही UNGA में कहा था कि रशिया प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, सब लोग ध्यान दीजिए। यानी UNGA में दो बड़े फ्रंट्स पे बड़े डेवलपमेंट है, आज इन पे कायदे से बात होगी। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India. सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू वाला अपडेट। 26 सितंबर को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसको UNGA कहते हैं, इस असेंबली को संबोधित किया। लेकिन जैसे ही वो बोलने उठे, कई देशों के डेलीगेट्स हॉल से बाहर निकल गए, कई कुर्सियां खाली रह गईं। उनमें से एक थी वो सीट जिस पर फलस्तीन का झंडा लगा हुआ था। नेतन्याहू ने गजा में नरसंहार के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। खाली हॉल में, किंचित खाली हॉल में बोल रहे थे। उनका लहजा तल्ख था। उन्होंने उन देशों पे निशाना साधा जिन्होंने हाल ही में फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। बोले ये शर्मनाक है। फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इजराइल किसी भी हाल में फलस्तीन को मान्यता नहीं देगा। समय के साथ विश्व के नेता झुक गए। वे एक पक्षपाती मीडिया, कट्टर इस्लामवादी समर्थकों और यहूदी विरोधी भीड़ के दबाव में झुक गए। इजराइल आपको अपने ऊपर एक आतंकवादी राज्य थोपने की इजाज़त नहीं देगा। आपके पास मीडिया और इजराइल का खून मांगने वाली यहूदी विरोधी भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इस वजह से हम अपने देश का कत्ल नहीं करेंगे। हम आपके थोपे हुए आतंकवादी देश को गले नहीं लगाएंगे। हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि आपके पास मीडिया और यहूदी विरोधी भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, नेतन्याहू ने इस बार भी एक नक्शा उठाया, उस पर मोटे मार्कर से निशान बनाए। नक्शे का टाइटल था द कर्स। आप स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सूट पर एक QR कोड चिपका लिया, फिर बोर्ड उठाकर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। करते ही वो कहा कि ट्रंप उनके राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण के सबसे बड़े साथी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली फौज गजा के लोगों और हमास के लड़ाकों के मोबाइल फोन हैक करेगी और नेतन्याहू का भाषण लाइव उनकी मोबाइल स्क्रीन पे चला करेगा। नेतन्याहू के बाद शहबाज शरीफ और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने महासभा को संबोधित किया। शहबाज शरीफ ने अपना भारत विरोधी प्रोपेगेंडा सामने रखने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया। वहीं ली कियांग ने अमेरिका के एकतरफा रवैये को लपेटे में ले लिया। ये था UNGA का अब तक का अपडेट। एक और अपडेट है। Georgia is dependent on Russia. And for many years, Belarus has also been moving toward dependence on Russia. Europe cannot afford to lose Moldova too. 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मोल्दोवा नाम के एक देश का जिक्र किया। उन्होंने इसे रूस का अगला टारगेट बताया। बोले कि हम इसे खोने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जेलेंस्की ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये देश इन दिनों सुर्खियों में क्यों है और इसमें ऐसा क्या खास है और रूस का इससे क्या कनेक्शन है? आज के दिन हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, कहानी सुनाएंगे, इतिहास बताएंगे। मोल्दोवा
आपने शायद इस मुल्क का नाम तक न सुना हो, नक्शे में खोजेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। छोटा सा देश है, केरल से भी छोटा, चारों तरफ ज़मीन से घिरा है, दो बड़े पड़ोसियों के बीच जकड़ा है, पूरब, उत्तर और दक्षिण से यूक्रेन और पश्चिम में रोमानिया। आबादी बस 2.5 मिलियन, 25 लाख। अब आज मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब मुल्कों में गिना जाता है। उसकी अर्थव्यवस्था का सहारा है खेती, लेकिन यह देश मशहूर है शराब के लिए। शराब का कारोबार यहाँ एक परंपरा की तरह है जो सदियों से चली आ रही है। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी वाइन कलेक्शन भी है जिसका नाम है मिलेस्टी मिच। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज है। ये ज़मीन के नीचे बसा एक शहर है जिसमें 55 किलोमीटर लंबी सुरंगों में 20 लाख से ज़्यादा बोतलें रखी हुई हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये मोल्दोवा की राजधानी किशिनाउ की तस्वीरें हैं। शहर एक बड़े फैसले से पहले ठहर कर सांस ले रहा है। पतझड़ की आमद है और गर्मियों की रवानगी, दोनों के बीच एक रस्साकशी है। ऐसा ही कुछ मंजर भौतिक दुनिया का भी है। सड़क के दोनों तरफ सोवियत दौर की इमारतें हैं जो अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रही हैं। उनकी दीवारों पर गुजरे ज़माने की छाप है, लेकिन इन्हीं सड़कों पर नए नवेले कैफ़े भी हैं। इनकी रौनक में नई नस्ल के नए ख्वाब हैं। आसपास की गलियों में पोस्टर्स चस्पा हैं जिन पर अलग अलग नारे हैं। कहीं यूरोपियन यूनियन का सपना है, कहीं सोवियत दौर की परछाई है। दिशाओं का खेल है, या तो पूरब या तो पश्चिम। इसी सवाल का जवाब जनता के सामने है और जवाब देने का रास्ता है आम चुनाव। मोल्दोवा में 28 सितंबर को संसदीय चुनाव हैं। इस बार बैलेट पर छपे नाम सिर्फ संसद की शक्ल तय करने के लिए नहीं है, देश के भविष्य का भी फैसला होना है। इस फैसले पर पूरे यूरोप की, नाटो की और यूक्रेन की नज़र है। ऐसा क्या खास है इस चुनाव में, ये समझने के लिए इतिहास समझना होगा जिसने इस मुल्क को गढ़ा है। इतिहास में ये ज़मीन ज़्यादातर वक्त किसी और की हुकूमत का हिस्सा रही है। 10वीं सदी में ये इलाका कीवियन रूस का हिस्सा था। वही कीवियन रूस जिसकी विरासत पर आज यूक्रेन और रूस दोनों दावा करते हैं। बाद में मोल्दोवा की ज़मीन मोल्दाविया की रियासत का केंद्र बन गई। फिर 16वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर राज किया। आधुनिक दुनिया में भी यही आइडेंटिटी क्राइसिस बरकरार रही। साल 1812 में रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच जंग हुई। इसके बाद मोल्दाविया की रियासत 2 हिस्सों में बंट गई, पश्चिम, पूरब। उस वक्त का पश्चिमी हिस्सा आधुनिक दौर का रोमानिया है और उस वक्त जो पूर्वी हिस्सा था उसे रूसी साम्राज्य ने अपने कब्जे में ले लिया। नया नाम दिया बेसारेबिया। कब्जा तो रूसी साम्राज्य का था, लेकिन लोग रोमानिया से ज़्यादा जुड़े हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत साम्राज्य टूटा तो उन्हें वापसी का मौका मिला। बेसारेबिया ने ग्रेटर रोमानिया में शामिल होने का फैसला किया। भाषा एक थी, संस्कृति साझा थी, तो मिलन स्वाभाविक लगा, लेकिन ये साथ ज़्यादा देर नहीं चल सका। 1939 में एक गुप्त समझौता हुआ, मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। यह समझौता नाजी जर्मनी और स्टालिन के सोवियत यूनियन के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत पूर्वी यूरोप को प्रभुत्व के अलग अलग घेरों में बांट दिया गया। तय हुआ कि बेसारेबिया की ज़मीन सोवियत संघ के घेरे में आएगी, जो पूरब वाला हिस्सा था। अब जून 1940 में सोवियत संघ ने अल्टीमेटम भेज दिया और रोमानिया को ये इलाका छोड़ना पड़ा। सोवियत संघ ने इसे यूक्रेनी ज़मीन के एक हिस्से के साथ जोड़कर मोल्दावियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया। सोवियत दौर में जानबूझकर मोल्दोवन पहचान गढ़ी गई, जबकि यहाँ की अधिकांश आबादी रोमानियाई भाषा बोलती थी। उस ज़बान को मोल्दोवन कहकर उस लिपि में लिखवाया गया जिसमें रूसी लिखी जाती है। इन सब का मकसद था रोमानिया से सांस्कृतिक रिश्ते तोड़ देना या तुड़वा देना। अब इस कोशिश का सबसे साफ सबूत मोल्दोवा के शराब की कहानी से मिलता है। 1980 के दशक में सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव ने शराब के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था। ये नीति पूरे सोवियत यूनियन में लागू हुई, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर मोल्दोवा पे पड़ा। मॉस्को से आए आदेश पर सदियों पुराने अंगूर के बाग उजाड़ दिए गए। शराब की इंडस्ट्री प्रभावित हो गई। प्रभावित क्या हुई? तबाह हो गई। ये हमला लोगों के लिए परंपरा पर एक चोट की तरह था। उस वक्त कुछ वाइन मेकर्स ने मिलेस्टी मिच के तहखानों में चुपके से छुपा कमरा बना लिया और हजारों कीमती बोतलों को बचा लिया। अब इसी सुरंग का जिक्र हमने आपसे शुरू में किया था। 1980 के दशक के आखिर में और 1990 की शुरुआत में
सोवियत संघ धीरे धीरे टूटने लगा। मोल्दोवा भी बाकियों की तरह आज़ादी की ओर बढ़ा। 1989 में उसने रोमानियाई भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया और इस भाषा को फिर से लैटिन लिपि के हवाले कर दिया। बहुसंख्यक जनता के लिए ये राष्ट्रवाद का पुनर्जन्म था। लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी था जो अलग धुन में था। इसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। ये नीस्टर नदी के पूर्वी किनारे की ओर बसा था। यहाँ रूसी बोलने वाली आबादी थी। याद कीजिए, ये सोवियत दौर के यूक्रेन का इलाका है जिसे स्टालिन के समय में बेसारेबिया में जोड़ दिया गया था और मोल्दोवा बनाया गया था। जब आज़ादी की आवाज़ उठी तो यहाँ के लोगों में ये आशंका पैदा हुई कि अब उनकी आवाज़ दब जाएगी और भविष्य में रोमानिया से फिर से मिल जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो 1990 में इस इलाके के लोगों ने मोल्दोवा से अपनी अलग पहचान घोषित की और सोवियत यूनियन के साथ जुड़े रहने की राह चुनी। 1991 जब मोल्दोवा ने आधिकारिक तौर पर आज़ादी का ऐलान किया तो तनाव चरम पे पहुंच गया। 1992 में एक जंग छिड़ गई। रूसी सेना की एक टुकड़ी पहले से वहां मौजूद थी, वो ट्रांसनिस्ट्रिया के पक्ष में आ गई। इसका अंजाम हुआ एक सीज फायर जो 3 दशक से कायम है, लेकिन हल कुछ नहीं हुआ है। आज ट्रांसनिस्ट्रिया का वजूद तो है लेकिन मान्यता किसी ने नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश इसे देश नहीं मानता। दिलचस्प ये कि रूस तक ने मान्यता नहीं दी है। सोवियत संघ का एक टाइम कैप्सूल चल रहा है यहाँ। आज भी लेनिन की मूर्तियां चौक चौराहों पे खड़ी हैं। खुफिया एजेंसी का नाम अब भी KGB है और राष्ट्रीय झंडे पे हथौड़ा और हसिया अभी बना हुआ है। यहाँ आज भी करीब 1500 रूसी सैनिक मौजूद हैं। पीस कीपर के तौर पे इनको रखा गया है। बाकी काम क्या है ये तो रूस और यूरोप ही जानते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस की मौजूदगी मोल्दोवा ही नहीं बल्कि पड़ोसी यूक्रेन के लिए भी लगातार चुनौती बनी रहती है। उसको अपने दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर पे संसाधन लगाए रखने पड़ते हैं और फिर दुनियादारी के दर्शक ये तो समझ ही सकते हैं कि इस इलाके की कहानी बहुत हद तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों की तरह है, जहां अच्छी खासी रूसी जबान बोलने वाली आबादी है। वहाँ भी लंबे समय से ज़मीन के एक हिस्से पे अलगाववादियों का कब्जा था। फिलहाल उन प्रांतों के अधिकांश हिस्सों पे रूस का कब्जा है। इन्हीं समानताओं के आधार पे व्लादिमीर जेलेंस्की ने मोल्दोवा का नाम लिया। हमने बताया कि 28 सितंबर को चुनाव होने हैं। देश की राष्ट्रपति माया संदू की यूरोप समर्थक पार्टी ऑफ एक्शन एंड सॉलिडेरिटी का मुकाबला पैट्रियोटिक ब्लॉक से। पैट्रियोटिक ब्लॉक रूस समर्थक वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है जिसमें मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति इगोर डोडोन भी शामिल हैं। इन्हें संदू ने 2020 में हराया था। राष्ट्रपति संदू 2030 तक मोल्दोवा को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनवाना चाहती हैं, लेकिन रूस समर्थक विपक्षी दल इसके खिलाफ हैं। पैट्रियोटिक ब्लॉक का कहना है कि यूरोपियन संघ में शामिल होना मोल्दोवा की आज़ादी के लिए खतरा है और देश को रूस के साथ नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। Нойко домневался троим интростат диктаториал ал Майя Санду Шичуми Галбели। हम माया संधू और उनकी येलो प्लेग जैसी PAS पार्टी की तानाशाही झेल रहे हैं। सरकार में एक संगठित आपराधिक गिरोह बैठा है जो हर कीमत पर सत्ता में बना रहना चाहता है। हमें मिलकर दिखाना होगा कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें साबित करना होगा कि हमारे अंदर ईमानदारी है। हम वाकई मायने रखते हैं। मोल्दोवा की संसद में 101 सदस्य होते हैं, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 51 सीटें कम से कम हासिल करनी होती हैं। यूँ तो मोल्दोवा के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है, लेकिन संसद का बहुत असर होता है, खासतौर पर कैबिनेट बनाने में। अगर संसद पर PAS का कंट्रोल रहा तो मोल्दोवा की राष्ट्रपति के लिए बिल पास कराना आसान होगा, सरकार का कामकाज सुगम होगा। लेकिन अगर गठबंधन सरकार बनी तो संसद में रूस समर्थन दलों को भी बहुमत मिल गया अगर, तो संधू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछली बार साल 2021 में संसदीय चुनाव हुए थे, तब जनता ने राष्ट्रपति माया संधू की अगुवाई वाली यूरोप समर्थक PAS पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया था। संधू पिछले साल 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुनी गई थी। इस बीच रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया। जंग शुरू हुई तो मोल्दोवा ने EU में सदस्यता की अर्जी दी। अक्टूबर 2024 में EU सदस्यता पर देश में जन्म संग्रह कराया गया, लेकिन इसमें बहुत मामूली अंतर से जीत मिली थी। इस वजह से आने वाले समय में देश के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। इस चुनाव पर रूस की दखलंदाजी के आरोप भी लगे, खास तौर पर वोटरों को बड़े पैमाने पर खरीदने के। इसमें कहा गया कि रूस समर्थक ताकतों ने लगभग $15 मिलियन खर्च करके 1.3 लाख लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। यह मोल्दोवा के वोटरों का लगभग 10% हिस्सा था। ऐसे में इस चुनाव पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संधू का कहना है कि अगर रूस समर्थक सरकार बनी तो उसे EU पर हाइब्रिड हमलों के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। On 28th of September 2020,
28 सितंबर को मोल्दोवा अपने इतिहास का सबसे अहम चुनाव कराने जा रहा है। इसका नतीजा तय करेगा कि क्या हम एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ेंगे, ईयू की सदस्यता के रास्ते पर, यूक्रेन के सुरक्षित पड़ोसी और यूरोप की सुरक्षा भागीदार बनेंगे, या फिर रूस हमें अस्थिर करके यूरोप से दूर खींच ले जाएगा। वह हमें यूक्रेन की दक्षिण पश्चिमी सीमा और यूरोप की पूर्वी सरहद पर एक खतरे में बदल देगा। On the Ukraine's southwestern border and Europe's eastern frontier. यूरोपियन नेताओं ने भी इस तर्क का समर्थन किया है। अगस्त में मोल्दोवा के स्वतंत्रता दिवस पे फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नेता यहां पहुंचे थे। तब पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा था कि अगर मोल्दोवा स्वतंत्र नहीं रहा तो ईयू सुरक्षित नहीं हो सकता और न ही पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी ही सुरक्षित रह पाएंगे। Rozszerzenie Unii Europejskiej o Mołdawię, a także inne aspirujące kraje. यूरोपियन यूनियन का विस्तार करके मोल्दोवा और उन दूसरे देशों को शामिल करना जो सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं, यह निश्चित तौर पर उन देशों के हित में है। ये जितना मोल्दोवा के हित में है उतना ही पूरे यूरोप के हित में भी है। Ale przecież w takim samym stopniu leży w interesie całej Europy. La propagande du Kremlin nous explique que les Européens क्रेमलिन अपने प्रोपेगेंडा में कहता है कि यूरोप के देश जंग को लंबा खींचना चाहते हैं। ये झूठ है। रूस के उलट यूरोपियन यूनियन किसी को धमकाता नहीं और सबकी संप्रभुता का सम्मान करता है। ये एक ऐसा संगठन है जहां हर सदस्य अपनी मर्जी और स्वतंत्रता से शामिल होता है, जहां हर देश की संप्रभुता को सम्मान दिया जाता है। union de prospérité et de paix. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, संधू की सरकार विपक्ष के दफ्तरों पर छापेमारी करवा रही है। इसके पीछे रूस की दखलंदाजी को कारण बताया जा रहा है। हालांकि रूस ने इन दावों को लगातार खारिज किया है। उसने मोल्दोवा की सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए रूस विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा था कि मोल्दोवा की सरकार लगातार आक्रामक रूस विरोधी बयान दे रही है, जिसे मॉस्को अनफ्रेंडली मानता है। आपने दोनों पक्षों के दावे सुने, इनमें से कौन सा दावा सही है, जानकार बताते रहे। देखिए, अगर आप देखेंगे फॉर्मर सोवियत यूनियन में, जो पूर्व सोवियत संघ था, वहां जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं और जहां ये विरोधाभास है उनकी राजनीति में कि वो ईयू के तरफ जाएं या रूस के तरफ जाएं, वहां आप पाएंगे कि एक ना एक कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर है जिसने अपने पैसे कमाए हैं रूस में और वहां की रूसी राजनीति से प्रेरित होकर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। जैसे अगर आपने जॉर्जिया को देखा होगा तो वहां भी एक बहुत पैसे वाले आदमी हैं, इवानिश्विली। उनको माना जाता है कि वो शायद स्पॉन्सर करते हैं जो इस समय की जॉर्जिया की रूलिंग पार्टी है। उसी तरह हमने देखा है आर्मीनिया से जो अलग हुआ और अब अजरबैजान का पार्ट है नगोर्नो काराबाख में, वहां भी एक रूसी बिलियनर थे। यहां भी एक रूसी बिलियनर है मोल्दोवा में जिनका नाम है इलान शोर, और कहा जाता है वो रूस में रहते हैं और वहां से रूसी तंत्र का उपयोग करके इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मोल्दोवा में। कितनी सच्चाई है ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि इस समय जितना सरकारी तंत्र है वो माया सांडू या उनकी जो पार्टी है पीएस, उनके पक्ष में सारे इंक्वायरी, सारे रिपोर्ट्स, अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट भी आई थी कि मिलियंस ऑफ डॉलर मोल्दोवन लोगों को भेजा जा रहा है बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू, और 10% लोगों के पास वो पैसा पहुंचा है जिन्होंने वोटिंग किया था पिछले इलेक्शंस में, जो माया सांडू जिसमें जीती थी 55% वोट से। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब यह है एक विरोधाभास तो उसकी पॉलिटिक्स में है, और जाहिर है यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रही है पीएएस को, और रूस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखता है। किस हद तक है, किस लेवल तक है, चाहे वो बीबीसी की रिपोर्ट हो या चाहे वहां के पुलिस कह रही हो, इसमें सच्चाई पता लगाना मुश्किल। लेकिन एक बात तो सच है कि ये इलेक्शंस जैसे अन्य इलेक्शंस हो रहे हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन में,
उसी के तरह है। इस चुनाव से पहले रूसी समर्थक विपक्ष अजब गजब वादे कर रहा है, जैसे पूर्व सैनिकों और बड़ी फैमिली को फ्री कार, हर नवजात बच्चे के लिए $12,000 और कम दाम में रूसी ऊर्जा। ये सब नामुमकिन इसलिए है क्योंकि न तो सरकार के पास अतिरिक्त पैसा है और न ही रूसी गैस लाने के लिए पाइपलाइन तैयार है। हाल के सर्वे बताते हैं कि सत्ताधारी पीएस पार्टी संसद में अपना बहुमत खो सकती है। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के लिए ईयू में शामिल होने का रास्ता और कठिन हो सकता है। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियां। 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। यह मुलाकात बंद दरवाजों के भीतर हुई, ट्रंप की बाकी मुलाकातों से बिल्कुल अलग। इस दौरान उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक की डिटेल से जुड़ी कुछ खास जानकारियां सामने नहीं आई हैं, लेकिन मीटिंग से पहले का एक वाकया जरूर वायरल हो रहा है। दरअसल ट्रंप से मुलाकात के लिए शहबाज और मुनीर को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा, कमरे में बैठे रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ 25 सितंबर को शाम 5 बजे के करीब व्हाइट हाउस पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त ट्रंप ऑफिस के काम निपटा रहे थे। साथ में पत्रकारों से उनकी बातचीत भी चल रही थी। बैठक से पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने माना कि शहबाज से मुलाकात में देर हो गई है। उन्होंने कहा कि वो यानी शहबाज और मुनीर शायद अभी इस कमरे में हों, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें देर हो गई है। हो सकता है कि वो खूबसूरत ओवल ऑफिस में कहीं बैठे हों। पाकिस्तान के मीडिया संस्थान जियो न्यूज़ के मुताबिक शहबाज ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज ने कहा कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम कराने में मदद की, इससे बड़ी तबाही टल गई। ये नहीं बोला कि उनकी। बहरहाल जियो न्यूज़ की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि शहबाज ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए टैरिफ को लेकर समझौते के लिए भी ट्रंप को धन्यवाद दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शहबाज की ट्रंप से पहली मुलाकात थी। इससे पहले जून के महीने में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी। हालांकि ये भी मीटिंग बंद कमरे में हुई थी और ये भी वाली। एक तरफ ट्रंप पाकिस्तानी हुक्मरानों से मीटिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनका भारत पर बुरा असर पड़ सकता है। दरअसल ट्रंप ने एक बार फिर से नए टैरिफ की घोषणा की है। इस बार निशाने पर फार्मास्यूटिकल्स, ट्रक और किचन कैबिनेट्स हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ब्रांडेड दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ, सभी हैवी ड्यूटी ट्रकों के इंपोर्ट पे 25% और किचन कैबिनेट पे 50% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने बताया कि यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। भारत अमेरिका को जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग $8.73 अरब यानी करीब 77,000 करोड़ रुपए इतने की दवाइयां भेजी, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट जो वॉल्यूम होता है उसका 31% था। ऐसे में इन टैरिफ का हम पर क्या असर पड़ेगा और इससे जुड़े तमाम दूसरे पहलुओं को हमने आज के द ललन टॉप शो में विस्तार से बताया है, ज़रूर देखिएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।